हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ। लिखिए बच्चों हेडिंग केपलर्स लॉ। ठीक है ना? ओके बच्चों, जोहानस केपलर एक अच्छे फिजिस्ट थे। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन मतलब कि प्लैनेट्स की मोशन को लेकर के कुछ लॉ दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, और वो लॉ आज भी यूज होते हैं, बहुत काम के हैं। तो उन लॉस को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कहलाते हैं केपलर्स लॉ। 3 लॉ थे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किए थे, खगोलीय अन्वेषण किए थे, अनुसंधान किए थे, उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ दिए। ओके, सो वी कैन से केपलर्स लॉ। केपलर्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन डिस्कवर्ड 3 लॉस। पहला लॉ कहलाता है बच्चों केपलर्स फर्स्ट लॉ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। केपलर फर्स्ट लॉ को बोला जाता है बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि ये ऑर्बिट से रिलेटेड है, कि इसने ऑर्बिट का शेप बताया एक्चुअली। वैसे पूरी दुनिया अभी तक ये मानती है बच्चों की, अभी तक आप जो पढ़ाई करे होगे ये मानते होगे, ऐसा बनाते हो कि सन सेंटर पे है और सन के अबाउट जो है सर्कुलर रेडियस पे जो है, सर्कुलर पाथ पे अर्थ घूम रही है और दूसरे प्लैनेट घूम रहे हैं। कैसे पाथ पे? सर्कुलर पे। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी हमारा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम इस तरीके का नहीं है। ओके, सन सेंटर है ना, तो जो सही ऑर्बिट बताया है वो केपलर ने बताया। केपलर ने बताया ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। देखिए एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, कुछ ये हालत है हमारे सौर मंडल की, इस तरीके से। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा सा बना लीजिए। ये हालत है हमारे सोलर सिस्टम की। यहां पर प्लैनेट मूव कर रहा है, ये प्लैनेट मूव कर रहा है यहां पर। ठीक है, ये प्लैनेट चलता जा रहा है। ये एक्सिस जो कहलाती है, अगर आप आगे पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में, तो इस एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। समझ में आ गया ना? और ये एक्सिस जो होती है माइनर एक्सिस, छोटी वाली। और ये होता है सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो सन कहीं यहां पे बैठा हुआ है किसी एक फोकाई में, सन कहीं यहां पे बैठा है। तो ये बैठा हुआ बच्चों सन। ये बताया गया है, केपलर ने बताया कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स, जहां पे सन किसी एक फोकाई पे बैठा हुआ है। ये सन की पोजीशन है। ये पहला लॉ था, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि पहले एक काम करिए, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट मान लो बच्चों यहां से चला ए पोजीशन से और कुछ समय के बाद ये बी पोजीशन पे पहुंच गया। ओके, ये कुछ समय के बाद बी, टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद ये बी पे पहुंच गया। तो जरा इसको ऐसे मिला दो, ये मिला दिया आपने, ये मिला दिया आपने। ओके, तो जो सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी जो होती है हमेशा सेम होती है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया स्वेप्ट इन टाइम टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सेकेंड लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब टी टाइम में जितना एरिया ये कवर करेगा, अगले टी टाइम में भी ये प्लैनेट उतना ही एरिया कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है ना? मतलब मान लो ये टी टाइम है, मान लो ये टी टाइम है, कुछ टाइम है टी। अब ये टी टाइम मान लो 25 सेकेंड है। अब अगर ये प्लैनेट यहां आएगा तो ये 25 सेकेंड में सेम एरिया, जितना एरिया ये था उतना एरिया कवर करना पड़ेगा। तो उतना एरिया कवर करने के लिए इसे फास्ट भागना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम टी है, एरिया सेम है, तो इसे फास्ट भागना पड़ेगा, तभी तो एरिया इक्वल आएगा यहां पे। ओके, सो क्या सिस्टमेटिक लाइन है? नोट करिए, थ्योरी नोट करिए, एरिया, लॉ ऑफ एरिया।
The straight line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal time interval. अगर आपके पास सेम टाइम इंटरवल दिया गया है, ये भी टी टाइम इंटरवल है, ये भी टी टाइम इंटरवल है, तो दोनों टाइम इंटरवल्स में जो स्वेप्ट एरिया होगा, जो एरिया कवर करेगा प्लैनेट, दैट विल बी इक्वल. ओके. द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप आउट, झाड़ू लगाना, स्वीप आउट, स्वीप कर रहा है, स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देयरफॉर एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मैंने पहले ही लिखा दिया था, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है. एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इट मींस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए प्लैनेट जब सन के पास में होगा तो उसे तेजी से चलना पड़ेगा, और जब सन से दूर होगा तो उसे धीमे धीमे चलना पड़ेगा. इट मीन्स व्हेन द प्लैनेट इज नियरर टू द सन it moves fast. Okay, it moves fast, and when the planet is far away from the sun it will move slow. Clear? इतना नोट कर लीजिए. ये कहला गया लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी. थर्ड लॉ नोट करते हैं. यस, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया, किरचॉफ सेकेंड लॉ हो गया, अब किरचॉफ्स थर्ड लॉ. किरचॉफ्स थर्ड लॉ जो है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, और इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड. थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड. सो लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि प्लैनेट के टाइम पीरियड का, जितने टाइम में ये अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर. टाइम पीरियड क्या हुआ प्लैनेट का? जितने समय में अपना ये एक चक्कर कंप्लीट करता है, वो है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब. रेडियस का क्यूब, प्लैनेट की रेडियस का क्यूब, ऑर्बिट रेडियस का क्यूब. आर स्मॉल ले लो, प्लैनेट की रेडियस का क्यूब. ठीक है ना? रेडियस मतलब सेंटर से लेके डिस्टेंस का क्यूब. सो अगर इसको मैं रेशियो की फॉर्म में बनाऊं तो क्या बनेगा? T1 अपॉन T2 का, सॉरी ये प्रोपोर्शनल था बेटा, प्रोपोर्शनल कर लेना. So the square of the orbital period of a planet is proportional to the cube of mean radius from the sun. The square of orbital time period of the planet is proportional to the cube of the mean radius. Mean radius के cube के equal. So T1 upon T2 का whole square is equal to R1 upon R2 का whole cube. इस पे बनेंगे न्यूमेरिकल्स. ये है प्लैनेट, ये है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ. तो ये थे हमारे केपलर्स के नियम. ओके, एनी प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए.